नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल होल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे यूपीपीएससी द्वारा आयोजित जीआईसी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2021 से संबंधित जो है सामान्य अध्ययन वाले भाग को हम लोग देखेंगे। सामान्य अध्ययन वाले भाग के अंतर्गत जो कि आज देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के अंतर्गत आज पहला भाग देखा जाएगा, पहला चैप्टर देखा जाएगा। पहले चैप्टर के द्वारा जो है भारत का संवैधानिक विकास, भारत के संवैधानिक विकास के तहत जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको जो है इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। दोस्तों, इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और बता दूं दोस्तों कि जीआईसी और जीडीसी यानी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा के जो सॉल्व पेपर हैं वो हमारे चैनल के द्वारा प्रोवाइड करा दिए गए हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके इजीली आप उन सभी प्रैक्टिस सॉल्व पेपर को आप देख सकते हैं। तो आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंट्रो आपको दे दूं। जो भारत का संवैधानिक विकास है वह दो भागों में डिवाइड है। तो देखिए, पहला भाग है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उससे बनने वाले क्वेश्चंस। और दूसरे भाग में जो है ब्रिटिश ताज के अंतर्गत यानी ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो पारित अधिनियम है उससे बनने वाले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और इसी दोनों भाग के द्वारा जो है भारत का संवैधानिक विकास संभव हो पाया था। तो आइए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। पहले भाग के अंतर्गत देखेंगे जितने क्वेश्चन होंगे और फिर दूसरे भाग के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन होंगे वो देखेंगे, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, बी है पिट का भारत अधिनियम 1784, सी है चार्टर एक्ट 1813 और डी है चार्टर एक्ट 1833। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है विकल्प आपका ए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की जब स्थापना हो गई तो उसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश बनाए गए सर एलिजा इम्पे जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, सर एलिजा इम्पे। कुछ यहाँ पे मैं और बताना चाहूँगा। विकल्प बी देखिए आप, पिट का भारत अधिनियम 1784। दोस्तों, पिट इंडिया एक्ट यानी 1784 के द्वारा जो है राजनीतिक मामलों के प्रबंधन में नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। चार्टर एक्ट 1813 के तहत जो है भारत में पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी जो है 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया। चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो कि पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो इस क्वेश्चन से इतनी बातें आप याद रखिएगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे हम लोग। सूची प्रथम तथा सूची द्वितीय को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। अब देखिए, सूची प्रथम हम देखते हैं। ए दिया गया है नियंत्रण परिषद की स्थापना यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई पिट्स का भारत अधिनियम 1784 के तहत। बी है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई नियामक अधिनियम 1773 यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। विकल्प सी की बात करें, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, तो यह जो है चार्टर अधिनियम 1813 के तहत जो है इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई। डी है गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति जो है चार्टर अधिनियम 1813 के द्वारा करी गई। अगर हम देखें तो इस तरह से हमारा जो है आंसर हो जाएगा विकल्प आपका बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। दूसरा कथन है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 के द्वारा। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद के द्वारा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
तो जो ऊपर दिए गए कूट हैं उसको देखना है कौन से सही हैं। तो दोस्तों जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी थी वह पड़ी थी 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा। यह भी जो है कथन सही है। यदि हम कथन दूसरे की बात करें, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। दोस्तों जो जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 बना था उसके जो है अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले। तो यह भी जो है कथन सही है। और तीसरा है प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। दोस्तों जो प्राच्यविद एवं आंग्ल विवाद है, जिसको हम प्राच्यविद और पाश्चात्यविद के नाम से भी जानते हैं, यह विवाद जो है जो 1 लाख रुपए का प्रावधान किया गया था शिक्षा पर, उसी से संबंधित विवाद था ये। तो ये तीनों कथन जो हैं सही हैं अंग्रेजी शिक्षा की नींव के लिए। तो विकल्प आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किससे भारत में, दोस्तों क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1813 का चार्टर अधिनियम। दोस्तों 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को जो है समाप्त कर दिया था। यदि हम बात करें 1833 का, तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि 1833 के द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के जो है संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और यदि हम बात करें 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद की स्थापना की गई, जिसको केंद्रीय विधान परिषद के नाम से भी जानते हैं। और सिविल सेवकों की भर्ती एवं चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का भी शुभारंभ जो है 1853 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। और 1873 चार्टर अधिनियम द्वारा जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और जो है इसके तहत बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम भी जो है 1873 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो जो चार्टर एक्ट 1813 है उससे संबंधित कथन है। देखिए पहला कथन है कि इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके समाप्त कर दिया, जैसा कि हमने ऊपर बताया। तो यह कथन सही है। दूसरा कथन है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों ब्रिटिश राज की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। तो यह भी कथन हमारा सही है चार्टर एक्ट के 1813 के संबंध में। और तीसरा है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। तो यह कथन जो है हमारा चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में सही नहीं है। तो इस तरह से हम देखें तो विकल्प जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि हम बात करें कथन तीसरे की, भारत का राजस्व एवं ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, तो यह जो है अधिनियम 1858 में जो है के तहत जो है भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। तो यह जो है 1858 अधिनियम के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था? तो जो है विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया था। दोस्तों जो चार्टर एक्ट 1833 था उसमें धारा 87 के अंतर्गत जो है किसी भी भारतीय की देशज प्रजा को अपने धर्म, जन्मस्थान, वंशानुक्रम, वर्ण अथवा इनसे किसी एक कारणवश कंपनी के अधीन पद अथवा सेवा के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। तो इस तरह से जो है धारा 87 जो कि चार्टर एक्ट 1833 में वर्णित थी, भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में हिस्सा लेने के लिए एक जो है मौका प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दूसरे भाग के तहत जो है हम लोग क्वेश्चन देखेंगे ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम के तहत बनने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखिए
पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो इसका सही उत्तर है आपका विकल्प बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के अंतर्गत जो है भारतीय विधान परिषद के बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909। तो देखिए मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत जो है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था जो है किसके द्वारा किया गया था? तो मिंटो मार्ले सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था। और इसी के द्वारा जो है दोस्तों इसके अंतर्गत जो है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया, जो कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कहलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर है विकल्प आपका डी, क्योंकि जो है उपरोक्त में से कोई नहीं। जो भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की बात है तो इसकी जो है व्यवस्था की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। और संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1937 में। 1 अक्टूबर 1937 में जो है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था? अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन इन्होंने बताया कि भारत का जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1937 में, यानी 1 अक्टूबर 1937 में जो है भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था, जिसके जो है प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर मॉरिस ग्वेयर थे। सर मॉरिस ग्वेयर जो थे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे भारत का संघीय न्यायालय के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखिए पांचवा क्वेश्चन है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? तो दोस्तों जो केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है इसको केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। विकल्प और इसका सी सही उत्तर हो जाएगा। यदि हम बात करें भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो इसके द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया तथा जो केंद्र में द्वैध शासन के तहत जो है संघीय विषयों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला जो है आरक्षित और दूसरा जो है हस्तांतरित विषय। तो इतनी बातें इस क्वेश्चन से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? तो अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन उन्होंने बताया कि भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा जो है केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1919 के भारत शासन अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता है? तो देखिए विशेषताएं दी गई हैं और इसमें जो है आप देख सकते हैं, पहला कथन दिया गया है प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। तो दोस्तों यह कथन जो है आपका सही है। और दूसरा है मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। तो यह कथन जो है गलत है, क्योंकि हमने बताया कि जो है यह व्यवस्था करी गई थी, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी मिंटो मार्ले सुधार 1909 के तहत। तीसरा कथन है केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायनी शक्ति का हस्तांतरण। तो यह जो है कथन सही है, 1919 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित। तो ये दोनों विशेषताएं सही हैं, तो इस तरह से विकल्प हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय विधानपालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। तो कौन से एक्ट के द्वारा बनाई गई?
तो इसका जो है आपका सही उत्तर है विकल्प सी। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा जो है भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनी बनाई गई। और द्विसदनी व्यवस्था किसको कहते हैं दोस्तों? तो वह सदन है राज्य परिषद, यानी जिसको ऊपरी सदन बोलते हैं, और दूसरा है आपका निचला सदन, जिसको हम केंद्रीय विधानसभा के नाम से भी जानते हैं। तो ये द्विसदनी व्यवस्था बनाने का जो है प्रथम बार 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया भारतीय विधान पालिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनी विधायिका लाया? तो अभी हमने बताया कि जो है केंद्र में जो एक्ट है आपका 1919 एक्ट के तहत जो है द्विसदनी विधायिका को लाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो आपका बी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय विधानसभा का निम्नलिखित में से कौन सा निर्वाचन भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था? तो इसका जो है 1926 देखिए, 1937, 1945। तो यहाँ पे जो है आपका विकल्प सी सही हो जाएगा, ए और सी। वर्ष 1926 और वर्ष 1945 का केंद्रीय विधानसभा चुनाव भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, यानी विकल्प आपका सी सही उत्तर है। 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जो है संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन इनमें से किसमें उल्लिखित योजना पर आधारित था? तो दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच किया गया शक्तियों का विभाजन जो है भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था, यह प्रावधान जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से एक भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में से नहीं है। देखिए विशेषताएं कौन कौन सी दी गई हैं। इस अधिनियम में अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान किया गया था। दोस्तों अखिल भारतीय महासंघ को स्थापित किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, यह कथन आपका सही है। बी कथन दिया गया है, अवशिष्ट विषयी प्रांतीय विधायकों को आवंटित किए गए। तो यह जो है आपका कथन सही नहीं है, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत यह प्रावधान किए गए थे। विकल्प बी आप जैसे देख पा रहे हैं, तो बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। और सी की बात करें कि यह प्रांतीय स्वायत्तता के सूत्रपात का संकेतक था। तो यह भी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताओं में आता है। और डी है, इसने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया था। तो यहाँ पे जो है आपका डी भी जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषता के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था। तो यह लागू किया गया था 1935 के अधिनियम के द्वारा। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 में। विकल्प आपका ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है भारत में संघीय शासन की व्यवस्था करी गई थी। तो आपका जो है यह बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसको जो है बार बार एग्जाम में रिपीट किया जाता है कि भारत में संघीय शासन की व्यवस्था कहाँ से ली गई है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
1935 के अधिनियम द्वारा स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां किसको दी गई थीं? तो दोस्तों जो 1935 के अधिनियम द्वारा जो है स्थापित संघ में अवशेष शक्तियां प्रदान की गई थी गवर्नर जनरल को। विकल्प आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में से स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? तो देश के लिए लिखित संविधान, विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेही प्रतिनिधि, और सी है एक संघ की योजना पर विचार, और डी है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावचित यानी नॉमिनेटेड किया जाना। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका ए सही उत्तर है। देश के लिए लिखित संविधान जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण तथा अस्थायी अवयव नहीं है। तो ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर है हमारा विकल्प ए। यह भारतीय संविधान का जो है प्रमुख स्रोत है, इसलिए जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों यदि हम गवर्नमेंट जो भारत सरकार अधिनियम 1935 है यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, इसके तहत महत्वपूर्ण बातें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। तो दोस्तों जो पहला है संघात्मक सरकार की स्थापना, यह जो है 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत किया गया संघात्मक सरकार की स्थापना। केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना जो है इसी के तहत की गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। और प्रांतीय विधानमंडल की व्यवस्था भी 1935 यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। तो दोस्तों जो यहाँ इस सेशन के अंदर हमने जितने भी क्वेश्चन आपको बताए वह एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले क्वेश्चन हैं, और इसकी पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ को भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।